मारे हुए को मारना तो कोई भारतीयों से सीखे। पहले भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस निहत्थे मुसलमान शहरियों को गोली का निशाना बनाती हैं, फिर एक भारतीय सहाफी उसकी लाश की पामाली करता है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत में मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है। आसाम के जिला दरंग में वहशियाना कत्ल की ये वीडियो देखिए। ये दंदनाते सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार गांव में घुसते हैं। निहत्थे मुसलमान शहरियों पर पहले डंडों से टूट पड़ते हैं, हड्डी तोड़कर अधमुआ किया जाता है, फिर एक गोली चलती है और इस मुसलमान को वहशियाना तरीके से रियासती एहलकार कत्ल कर देता है। कत्ल के बाद भी इस बदबख्त एहलकार का गुस्सा नहीं थमता और इस मुसलमान की लाश की बेहुरमती शुरू की जाती है। एक मकामी फोटोग्राफर फिर उस लाश पर कूदता है और एक बार नहीं बल्कि बार बार। इस वाक़े में 2 मुसलमानों को कत्ल किया गया। कत्ल होने वाले 2 अफराद की शनाख्त सद्दाम हुसैन और शेख फरीद के नाम से हुई है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस आसाम में दाखिल हुई है और उसने 800 घरों को गैर कानूनी कहकर गिरा दिया। इलाका मकीनों ने जब रोकने की कोशिश की तो उनको जवाब बराह रास्त फायरिंग से दिया गया। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से मुतअद्दिद मुसलमान मारे गए जबकि दर्जनों जख्मी हुए। भारतीय सिक्योरिटी फोर्स और सहाफियों के गठजोड़ ने हिटलर मोदी को बेनकाब कर दिया। भारतीय नामवर सियासतदान राहुल गांधी भी इस जुल्म पर चीख उठे। अपने ट्विटर पैगाम में कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने रियासती सरपरस्ती में ये जुल्म किया है। शाराए दस्तूर के साथ मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। ये दिल दहला देने वाले मनाजिर जो आपने देखे भारत से हैं और भारत में असम से, जहां पर अभी से नहीं बल्कि 1983 और उससे भी पहले से ये सिलसिला जारी है। अक्सर और बेशतर नॉर्थ ईस्ट इंडिया इस बर्बरियत का भारतीय स्टेट के हाथों शिकार है, जो कि राइट फ्रॉम द स्टेट इस किस्म की बर्बरियत स्पॉन्सर की जा रही है। जो ऐसे करने वाले हैं उनको फुल इम्प्यूनिटी दी गई है, उनको खुली छूट दी गई है कि वो जो मर्जी करें। और बिलखुसूस अगर अक़लियतों में भी अगर मुसलमानों को निशाना बनाया जाए तो बदकिस्मती से इस किस्म के लोगों को उनकी जो हुकूमत है वो नवाजती है, उनको ऑनर करती है, उनको अवार्ड मेडल से नवाजा जाता है वगैरह वगैरह। नाजरीन, ये मनाजिर हम भारत में देख रहे हैं। एक तो 1983 का वाकया जब 1800 मुसलमानों को सिर्फ 6 घंटे के दौरान कत्ल कर दिया गया यहीं असम में। और ये नाजरीन, ये तमाम वाकयात तो हम देखते हैं कि ये प्रेजेंट हैं, लेकिन उसके बाद अब हम अगर उसका एक स्टार कंपैरिजन करें तो इस वक्त पूरी दुनिया एक तरह से इकट्ठी हुई हुई है यूएन के जनरल असेंबली के सेशन में, जो कि इस वक्त अंडरवे है। और वहां पर ये एक सोच लगाई जा रही है कि कहाँ मुश्तरका कंसर्न्स के ऊपर पूरी दुनिया इकट्ठी हो सके। मुश्तरका कंसर्न्स में सबसे बड़ी कंसर्न बार बार पूरी दुनिया बताती है और अक़वाम मुत्तहिदा बताती है कि टेररिज्म है, दहशतगर्दी है। तो भारत में अगर ये सारी चीजें इस यूएन जनरल असेंबली के होते हुए चल रही हैं तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है नाजरीन, हमारी आलमी ताकतों पर, तमाम आलमी कुव्वतों पर, इदारों पर और इस यूएन जनरल असेंबली के सेशन पर भी, जो कि इस वक्त अंडरवे है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस वक्त वहां पहुंचे हुए हैं। इस सिलसिले में कुछ ट्वीट्स भी हैं हमारे पास, लेकिन मैं गुजारिश करूंगी कि हम उनको ड्यूरिंग द प्रोग्राम उनको तफसील से हम प्ले करें। किस तरह से कंडेमनेशन पोर इन हो रही है भारत को, उनकी रियासत को, मोदी हुकूमत को, जो कि बीजेपी और आरएसएस का नेक्सस है। बदतरीन उनको क्रिटिसिज्म का इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है। उनके अपने मुल्क से आवाज़ें आ रही हैं। ये जो ट्वीट्स आप इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं, इनको हम ड्यूरिंग द प्रोग्राम भी रीड आउट करेंगे ताकि आप मजीद इसके बारे में आप देखें। और एक प्रोटेस्ट भी इसी वक्त अंडरवे है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं वहाँ यूएन जनरल असेंबली का इजलास अटेंड करने, तो उस वक्त ये तमाम जो प्रोटेस्ट थे वो भी अंडरवे थे। वो हम तफसील से आपके सामने चलाएंगे, लेकिन पहले मेरा ख्याल है गेस्ट का रुख कर लें, थोड़ी इसके ऊपर बात कर लें इनिशियल, फिर उसके बाद हम अपने ट्वीट्स पे भी आएंगे। और ये जो प्रोटेस्ट की फुटेजेस हैं जो कि वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में हो रहे हैं, उनके ऊपर भी हम आएंगे। आई एम जॉइंड बाय नाजरीन जफर नवाज जसपाल साहब, यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएं। माहिर हैं आप बैनुल-अक़वामी उमूर के और इन तमाम उमूर पे हमारा साथ देंगे। वेलकम ऑन बोर्ड जफर साहब। हमें शाहिद अमीन साहब नाजरीन ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन, हमारे साथ हैं आप। साबिक सफ़ीर हैं पाकिस्तान के और डिप्लोमेटिक एतबार से इन तमाम उमूर पे हमें बताएंगे। वेलकम ऑन बोर्ड एम्बेसडर साहब। लेकिन मुझे इजाज़त दीजिएगा एम्बेसडर साहब, विद योर कॉन्सेंट मैं जफर साहब से अगर बात का आगाज़ करूँ। जफर साहब, आप बताइएगा
व्हाई द वर्ल्ड साइलेंस? अब ये इतना बड़ा ग्लोबल साइलेंस इस पूरी चीज पे, आप इसको एक तो कैसे देखते हैं? और सिर्फ मैं कहती हूँ खुदा ना ख्वास्ता अगर ये चीजें पाकिस्तान की तरफ से हो रही होती, कि यही यूएन जनरल असेंबली का सेशन अंडरवे होता, पाकिस्तान की तरफ से इस किस्म की चीजें हुई होती, तो फिर क्या रिएक्शन होता दुनिया का? देखिए, हमें एक चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त जो दुनिया है, ख़ास तौर पे दुनिया को जिस हम देखते हैं तो हम वेस्ट की तरफ जाते हैं, अमेरिका की तरफ जाते हैं, और वहाँ पे हम समझते हैं कि बहुत बड़ी वॉइस है ह्यूमैनिटेरियन की या ह्यूमन राइट्स की। साथ आपने सुना होगा 2005 से उन्होंने काफ़ी ऑपरेशन भी किए जिसमें लीबिया को भी तबाह किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट वाली रेजोल्यूशन के तहत। उस तरह का रिस्पांस हमें भारत के ख़िलाफ़ नज़र नहीं आता। और भारत में इस वक्त आप देखें तो आपको एक तो मोदी की गवर्नमेंट नज़र आ रही है। मोदी खुद क्या है, उसके वीज़ा सब पूरी दुनिया ने कैंसिल कर दिए थे 2002 में, जब उसने डिक्लेयर किया कि ये गुजराती मुस्लिम्स का बुच्चर है, तो उसने कत्लेआम किया। तो जब लीडर उस तरह का होगा, और फिर इस वक्त कहते तो डेमोक्रेसी है, मगर ये एक वन फेथ आप कह सकते हैं कि स्टॉन्च हिंदुत्व की गवर्नमेंट है वहाँ पे, और वो इसी चीज़ में देख रहे हैं और अपनी हर किस्म की अपोजिशन को वो ख़त्म कर रहे हैं। जिसका जिक्र किया आपने असम का, असम में आपको मालूम होगा कि 34% यानी कि 34% मुस्लिम आबादी है। वो अगर कांग्रेस का साथ दे जाती है तो वहाँ की गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, और वहाँ पहले भी जो है वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है। तो इसलिए वो उन्होंने दो किस्म के प्रोसेस, एक तो इनको लॉलेस ना करें, स्टेटलेस करें, और इनके 20 से 25 लाख जो है उनको उन्होंने ऑलरेडी उनके वोटर लिस्ट से नाम निकाल दिए हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें वो कर रहे हैं, तब देखना जो आपका सवाल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो क्यों नहीं, तो उनका देखें इस वक्त इंटरेस्ट जो भारत के साथ है वो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटजिक, जियो इकनॉमिक है। वो नॉर्म्स के और ह्यूमन राइट्स की बात नहीं, उनके नॉर्म्स और ह्यूमन राइट्स सिर्फ मुसलमान ममालिक के लिए रह गए हैं। वहाँ पे वो कहेंगे कि ये चीज़ है। और यहाँ तक ये जो भी आपने फुटेज दिखाई है जिसमें एक फोटोग्राफर और कैमरामैन है जो एक जर्नलिस्ट है, उससे आप ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, वो मुर्दा मतलब एक लाश के ऊपर जंप कर रहा है। तो ये और रिफ्लेक्ट करता है जो आपको डेली इंडिया के मीडिया के अंदर जिंगोइज्म नज़र आता है, बासिज्म नज़र आता है, जो एक कम्युनलिज्म नज़र आ रहा है, कि जो कि आपको उनकी पॉलिटिकल फोर्सेस में भी नज़र आ रहा है, उनके मीडिया में भी नजर आ रहा है, और वही उनका ट्रांसलेट हो रहा है सोसाइटी में। तो इस सोसाइटी में जहाँ पे वो कहते हैं कि बिगेस्ट डेमोक्रेसी, ये बिगेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है, ये बिगेस्ट जो है वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स क्रेसी है। और इस वजह से आपको, और आपने दुरुस्त कहा कि दुनिया जो है वो खामोश है अपने इकोनॉमिक और स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट के लिए। उनके लिए हाँ, ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में वाकया एक आध अगर इस तरह का हो जाए तो आप देखिए पूरी दुनिया में जो ये ट्विटर पे, और वो मेरा अपना व्यू ये है कि वो ज़्यादा जो ये अभी ये अनअर्थ हुई है फॉरेंसिक लैब और इस तरह की चीज़ें वो ज़्यादा फैलाते हैं। तो ये एक हिपोक्रेसी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी, और यूनाइटेड नेशन के अंदर भी हमें ये इसी तरह की नज़र चीज़ें आ रही हैं। करेक्ट। अच्छा, मैं बढ़ती हूँ एम्बेसडर साहब की तरफ, फिर उसके बाद ये हम ट्वीट्स वगैरह भी नाजरीन के लिए प्ले आउट करेंगे। जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पर, मोदी जैसे ही वहाँ पहुंचे हैं वो भी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एम्बेसडर साहब, अच्छा राइट, मैं अगर अभी हम लोग कर लें ट्वीट्स, पहले तो मुलाहिजा कीजिएगा नाजरीन, जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी और साथ साथ ये कि राहुल गांधी ऑपोजिशन लीडर जो भारत के हैं, उन्होंने भी पोर इन हो रहे हैं एक तरह से क्रिटिसिज्म पूरे इस वाक़े के खिलाफ, जो कि असम में एक तरह से नज़र आता है कि रिन्यूड ऑनस्लॉट मुसलमानों का अब इस दफ़ा शुरू हुआ है। ये राहुल गांधी साहब का ट्वीट है जो कि आप देख रहे हैं कि असम में किस तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का रियासती दहशतगर्दी का लफ्ज़ उन्होंने अपने इस ट्वीट में इस्तेमाल किया, और उन्होंने कहा कि कोई भी भारतीय इस तरह की चीज़ को डिज़र्व नहीं करता है। तो ये सूरत हाल है। फिर जो वहाँ पर जर्नलिस्ट वगैरह भी हैं नाजरीन, वो भी इस तरह से ट्वीट्स कर रहे हैं। नन अदर देन द अपोजिशन लीडर, वो भी खासे इस बारे में वोकल नज़र आए हैं। राना अयूब साहिबा, वो भी काफ़ी नामवर जर्नलिस्ट हैं जो कि इन चीज़ों पे काफ़ी इनको वैसे भी कॉल आउट करती रहती हैं। उन्होंने भी इसके ऊपर बरमला फिर से अपनी आवाज़ उठाई, और ज़ाहिर है पाकिस्तान के भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने भी इसी चीज़ को इसी लाइट में कंडेम किया है। तो ये ट्वीट्स नाजरीन हमारे सामने हैं। मैं रुख करती हूँ स्ट्रेट एम्बेसडर साहब का, फिर हम जो मोदी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं यूएसए में, ये वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये आप जैसे देख रहे हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी, वो उनका ट्वीट था जो अभी आपने देखा। और मोदी के खिलाफ जब वो वहाँ पर पहुँचे हैं तो किस तरह से यूएसए में जो एक तरह से हंगामा आ रही, और जो उनके खिलाफ जो
प्रोटेस्ट हैं बिलखुसूस सिख कम्युनिटी के, वो आप मुलाहिजा कीजिए। जी नाजरीन, ये आपने देखा किस तरह से सिख सरापा एहतजाज हैं इस वक्त अमेरिका में, जहां पर मोदी पहुंचे हैं। और अलमिया ये है कि यूएन जनरल असेंबली में दीगर दुनिया को सबक सिखाने के लिए पहुंचे हैं, उनको पढ़ाने के लिए पहुंचे हैं। दिस इज एज आयरॉनिक एज पॉसिबल। एम्बेसडर साहब, स्ट्रेट आपकी तरफ आऊंगी, बताइएगा इसको हिपोक्रेसी कह के तशबीह दी है जफर नवाज जसपाल साहब ने, आपने जैसे सुना। आपका क्या ख्याल है सर, ये हम डिप्लोमेटिकली इस बारे में एक तो हम क्या कर सकते हैं, और डिप्लोमेसी का ही क्या तकाजा नहीं बनता कि इन तमाम चीज़ों की तरफ वो कान धरें, क्योंकि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हों, इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स हों, कोई भी चीज़ इंसानी हुकूक के ऊपर तो नहीं हो सकती। एम्बेसडर शाहिद अमीन। तरीके से असम जो बर्बरियत हुई है, कल का वाकया देख के वाकई इंसान दहल जाता है कि कई आजकल के जो 21वीं सदी में इस किस्म के वाकयात हो सकते हैं। कैसे बेदर्दी से लोगों को मारा गया, निहत्ते लोग बारिश में पड़े हुए हैं, लाश की बेहरमती की गई, और सिर्फ इस बुनियाद पे कि मुसलमानों के खिलाफ मालूम होता है ऐसी शदीद नफरत है। और ये बंगाली मुसलमान है, बल्कि सवाल है कि बांग्लादेश की हुकूमत इस बारे में क्या कर रही है। तो बहरहाल जो कुछ आसाम में हुआ नई बात नहीं, कभी वो कश्मीर में हो जाता है, कभी उत्तर प्रदेश में हो जाता है, लेकिन एक सिलसिला ये है जो मुस्तकिल समझें कि अक़लियतों को, ख़ासतौर पर मुसलमान अक़लियत को हर तरीके से उनके साथ बुरा सलूक का जो एक सिलसिला है वो जारी है। और कश्मीर में तो मज़ालिम का आपको अंदाज़ा ही है कि साल साल से हो रहा है, पिछले सालों में बल्कि और बढ़ गया है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आदमी को हैरत होती है कि बैनुल-अक़वामी तौर पर कहीं वो रिएक्शन नहीं आ रहा जो कि आना चाहिए। अब ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये कहा गया था कि जब वो इलेक्शन कैंपेन लड़ रहे थे कि वो ट्रंप के खासे मुखालिफ, इस बारे में उनको एतराज़ था कि ट्रंप हुकूमत ने इंडिया में इंसानी हुकूक की पामाली को नज़रअंदाज कर दिया है। तो इससे ये उम्मीद हुई थी कि बाइडेन साहब जब इनकी हुकूमत आएगी ये इस सिलसिले में कोई नोटिस लेंगे, हो सकता है कुछ करें। अभी हम पूरे हमारे पास हक़ाइक़ तो नहीं है, वहाँ बातचीत हो रही है, बल्कि मैंने कहीं स्टेट डिपार्टमेंट का कोई बयान सुना है कि हर चीज़ को हम पब्लिकली नहीं कहते, बाज़ औक़ात प्राइवेटली बात करने का ज़्यादा असर होता है। तो शायद वो बातचीत हो उनके साथ, मोदी के साथ, जिसमें अमेरिका के सदर और दीगर अफराद जो हैं इंडिया के जो मज़ालिम हैं उनकी तरफ तवज्जो दिलाएं। लेकिन मुझे इसके भी ज़्यादा आसार नज़र नहीं आते, क्योंकि 2-4 दिन पहले ही इंडिया में जो अमेरिका के एक्टिंग एम्बेसडर हैं उन्होंने आरएसएस के चीफ के साथ मुलाकात की है, जो कि खुले बंदों एंटी मुस्लिम हैं। और इससे पहले शायद अमेरिका के जो सफीर थे उन्होंने आरएसएस के चीफ के साथ मुलाकातें नहीं की थी। तो ये किस किस्म का इंदिया है कि बाइडेन साहब एक तरफ ये कहते रहे कि जो वहाँ पे इंसानी हुकूक के खिलाफ वो आवाज़ उठाएंगे, और उनके अपने ही एम्बेसडर जाके आरएसएस के चीफ के साथ मिल रहे हैं। बहरहाल देखिए ये सब कुछ चल रहा है, और हम यकीनन पाकिस्तान का एक फ़र्ज़ बनता है कि इस मामले को जिस कदर सामने उठा सके दुनिया में, और ख़ास तौर पे हमारे वज़ीर-ए-आज़म आज तकरीर करने वाले हैं यूएन जनरल असेंबली में, यकीनन इसकी तरफ भी वो तवज्जो उठाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान का फ़ायदा ये है कि एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी सियासी और फ़ौजी ताकत है, इसलिए दुनिया के ज़्यादातर ममालिक का रवैया यही है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ना बिगाड़े जाएँ, क्योंकि शायद उनके बायलैटरल ताल्लुकात में उनको शायद कोई नुकसान हो। तो ये जो इंडिया का साइज़ है वो हमेशा इंडिया के हक में जाता है, और वो कहते हैं ना जब मसलियत यही है कि दीगर ममालिक की कि इस बारे में खामोश रहो, इंडिया को नाराज़ मत करो, और इंसानी हुकूक जाएं भाड़ में। तो ये सारे इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज द रियलिटी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। राइट, ये खासी एक अजीब सी बात है और मज़हका खेज बात है ये। एम्बेसडर साहब, मैं आपकी तरफ जब लौटूंगी इस पर हम मजीद बात करें अगर, और जफर साहब से भी जाने कि एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी अब वहां पर गए हैं, और जाहिर है वो इसके ऊपर ज्यादातर जो उनकी तकरीर का महवर होगा वो पाकिस्तान के ऊपर होगा, और चूंकि उनके पास इस वक्त उसके अलावा कोई दूसरी बात है नहीं करने को,
तो वो फिर वहां जाके वो ये बात करेंगे। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी जो खिताब है वो यूएनजीए से है। अब ये बताइएगा सर, व्हाट टू एक्सपेक्ट, पाकिस्तान ने क्या करना है, यूएनजीए से और मजीद क्या हम लोग एक्सपेक्टेशंस रखें? और टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोवान ने भी, हमने जो देखा कि उन्होंने भी अपने खिताब में जो उन्होंने इसी असेंबली से इस दफ़ा के सेशन में यूएनजीए के किया है, उसमें भी उन्होंने कश्मीर का खास जिक्र किया है और कहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद के मुताबिक उनके मुस्तकबिल का फैसला हो। तो अब आगे क्या एक्सपेक्ट करें जफर साहब? देखिए, एक चीज़ हमें क्लियर करनी चाहिए कि जिस तरह भी आपने कहा कि अर्दोगान ने भी कहा, अर्दोगान ने उसने तो यूनाइटेड नेशन को रिमाइंड कराया कि आपकी अपनी जो रेजोल्यूशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करें ताकि यूएन का कोई इमेज बढ़े। दूसरी तरफ जो आपने फरमाया कि जी कि ये जो मोदी का, देखिए मोदी का प्रॉब्लम क्या हुआ कि 2014 में जिस वक्त वो इलेक्शन जीता तो उस वक्त उसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नारा लगाया और इंडिया में उसको बहुत वोट मिला। मगर उससे पहले अगर आप 82 से देखें बीजेपी का जो ग्राफ राइज होता है सिस्टमेटिकली 2 सीटों से आगे, तो बीजेपी की लीडरशिप ने एक, हम इसको कहते हैं अपने आर में थेरी में जो इसको ट्रामा थेरी एक है, तो ट्रामा थेरी में ये है कि जी कि हम वो एक आप अपना नरेटिव बिल्ड करते हैं कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ, हमारे साथ पीछे हमारी नस्लों के साथ ये जुल्म हुआ, तो वो उस जुल्म को कैश करते हैं। तो आस्ता आस्ता उन्होंने फिर इस तरह उस पर स्ट्राइक किया, मस्जिदें गिराई, शहीद की, उसकी तरह मुसलमानों पे ट्रैक किया, फिर पाकिस्तान पे किया। तो उसके साथ बीजेपी ने एक हेट्रेड डेवलप किया एंटी मुस्लिम वोट की खातर, जो कि आप एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ये नहीं एक्सपेक्ट करते, और स्पेशली वो कंट्री जो पिछले 60-70 सालों से एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी थी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। तो उसके बाद जिस वक्त इलेक्शन आता है 2014 का, वो जीत तो गए, आगे डिलीवर नहीं कर सके, तो उन्होंने एंटी पाकिस्तान की बेस पे 2019 का इलेक्शन जीता। अब उनके आगे यूपी का इलेक्शन आ रहा है, बाकी आ रहा है, तो वो हर जगह पे एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान इस तरह का नरेटिव बिल्ड कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से उनको वोट मिल जाए। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब वो यूएन में जाते हैं तो वहां भी वो यही नरेटिव करते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं आपको 2 एग्जांपल्स दे सकता हूँ। जिस वक्त हमारी लीडरशिप कभी भी न्यूक्लियर की बात करते हैं तो हमारे में पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी खड़ी हो जाती है कि ये इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे रहे हैं, इररिस्पॉन्सिबल है। जब मोदी ने कहा कि ये पटाखे नहीं है, दिवाली के लिए नहीं है, हम यूज़ करेंगे, फिर मोदी ने डिप्लॉय किए सी में न्यूक्लियर एसेट्स पुलवामा के पोस्ट पुलवामा मिलिट्री स्टैंड में, हमने एक ट्वीट, एक आर्टिकल नहीं देखा इंटरनेशनल मीडिया में कि जी कि वो इसको सिर्फ इतना कह दे कि जी कि ये तो एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। तो ये इससे आप अंदाजा लगा लें, जो ये हमारे यहाँ पे हम लोग जो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी से एक एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये ग्रेजुअली एक्सपोज हो रही है। और ख़ास तौर पे ये जो न्यू डायमेंशन हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चाइना यूनाइटेड स्टेट की स्ट्रेटेजिक कंपटीशन की नज़र आ रही है, उसमें जो इंडिया को वो उठा रहे हैं, तो वो हर चीज़ को साइड पे रख रहे हैं और इंडिया को इनकरेज कर रहे हैं। मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि जो कश्मीर में हो रहा है, जो असम में अब हो रहा है, इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। कश्मीर के ऊपर भी आवाज़ उठानी पड़ेगी, बांग्लादेश वालों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो असम में वो बंगाली मुस्लिम है, 100 साल पहले की उनकी तारीख है और ये उनको वहां से स्टेटलेस कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से भी कमाल की बात यह है कि स्टार्क साइलेंस, एक बहुत मायूब किस्म की खामोशी है इस चीज के ऊपर, और हमेशा से रही है। ये बेहिस्सी हमें नजर आ रही है हर जगह पे, तो और इसकी कहां तक जाएगी? अगर ये इसी तरह की बेहिस्सी चलेगी तो फिर तो हमें ये कहने में कोई शक नहीं होगा कि जी के आपके लिए टेररिस्ट भी मुसलमान है, जो कि इस्लामिक फोबिया को फिर हवा देगी। आपके लिए जो ह्यूमन राइट्स हैं वो भी दूसरों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं है। आप देखिए असम में इंडियन सिटीजन हैं, और मजे की बात है कि इंडिया में जो सबसे बड़ा क्राइसिस है इंडिया के लिए, एक तो जिस तरह उनका मीडिया बिल्कुल परवर्टेड होगा, अब उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, उसको कोई देख नहीं रहा। और अगर आप देखें उनका जब भी चैनल शुरू होता है तो वो इसी तरह शो, उसका रिफ्लेक्शन आपको नजर आया कि कैमरामैन ने लाश के ऊपर जंप लगा के शो किया, जो उनके मीडिया के अंदर डिबेट या उनके एंकर्स बोल रहे थे, ये एक रिफ्लेक्शन है। दूसरी तरफ हमें जो सबसे बड़ा खतरा नजर ये आ रहा है कि अगर दुनिया किसी तरह की बेहिस्सी चलती रही, और विद इन इंडिया देखे राहुल गांधी ओपनली कह रहा है मगर उनको कोई नहीं सुन रहा, ये बहुत एक डेंजरस ट्रेंड है। यस नाजरीन, इसी तरह से, लेकिन एम्बेसडर साहब की तरफ जाने से पहले, एम्बेसडर साहब जस्ट फ्यू सेकंड्स फ्रॉम यू, मैं नाजरीन को ये जो टर्किश प्रेसिडेंट हैं, जो यूएन जनरल असेंबली में उन्होंने बात की
और कश्मीर का मुद्दा उन्होंने वहां एक मर्तबा फिर उठाया। टर्की वैसे भी इस हवाले से हमेशा पाकिस्तान का साथ देता रहा है और ह्यूमन राइट्स की पासदारी करते हुए हमेशा उन्होंने कश्मीर का मुकदमा भरपूर तरह से बैनुल-अक़वामी सतह पर लड़ा है। तो ये मुलाहिजा कीजिए उन्होंने किन अल्फाज में ये बात की। We believe in Kashmir, the problem that has been ongoing for 74 years should be solved through dialogue among parties and pertaining to the resolutions of the UN. This is our जी नाजरीन, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक यानी कि सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो राइट है वो कश्मीरियों को मिलना चाहिए, अपने मुस्तकबिल का फैसला वो खुद करें। एम्बेसडर साहब, ये टर्किश प्रेसिडेंट ने एक दफ़ा फिर कश्मीर का मुकदमा दुनिया के आगे पेश किया, लेकिन सर क्या उम्मीद रखी जाए? और ये कि सार्क के ऊपर भी अगर आप फरमाएं आगे, क्योंकि सार्क भी हमने देखा कि इस दफ़ा फिर से जो सार्क की बैठक थी वो फिर एक मरतबा इंडिया ने उसको हॉस्टेज कर दिया और किस तरह से उसके अंदर से पुल आउट किया और पूरी उस पर्पस को फुलफिल ही नहीं होने दिया, जबकि अफगानिस्तान में इतनी बड़ी तब्दीली इस वक्त अंडरवे है। कश्मीर के सिलसिले में और हम यकीनन बहुत प्रेसिडेंट की तारीफ करेंगे, लेकिन आप देखिए हकीकत ये है कि इस्लामी दुनिया भी कश्मीर के सिलसिले में बिल्कुल खास है। और तुर्की का और अज़रबैजान दो मुल्कों का सिलसिला ये है कि बायलैटरली पाकिस्तान ने अज़रबैजान की बड़ी मदद की है। पिछले दिनों जो उनका आर्मीनिया के साथ झगड़ा था, वो क्विड प्रो को पे कश्मीर में हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इन केस ऑफ तुर्की ऑल्सो हमने नॉर्थ साइप्रस पे उनकी हिमायत की है और दुनिया में मेरे ख्याल में उन चंद मुल्कों में है जिसने तुर्की की हिमायत की है, तो वो भी क्विड प्रो को है। बाकी इस्लामी दुनिया खामोश है, बल्कि कल हमारे ब्रदर सऊदी अरब के वजीर खारजा दिल्ली में आए हुए थे। हमने तो कहीं नहीं पढ़ा कि उन्होंने इंडिया में जो कश्मीर में मजालिम हो रहे हैं या मुसलमानों के खिलाफ जो वाक़यात हो रहे हैं उसके बारे में कोई बात की है, और कश्मीर के बारे में भी खामोश हैं। कौन सा इस्लामी मुल्क है जो इस वक्त अब कश्मीर के लिए आपके हक में बोल रहा है सिवाय अज़रबैजान और तुर्की के, वो भी मेरे ख्याल में बायलैटरल वजूहात की वजह से। तो ये सारा सिलसिला चल रहा है, लेकिन बहरहाल देखिए इंसान जो है वो अपनी पूरी कोशिश करता है। और मैं आपको याद दिलाऊंगा जब तहरीक पाकिस्तान हो रही थी, किस मुल्क ने हमारी हिमायत की? कुछ ना इस्लामी मुल्क ने ना किसी और मुल्क ने। हमने अपनी जद्दोजहद को अपनी कोशिशों से कामयाब किया था। तो यही इस बात की मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जमानत है कि इंशाल्लाह कश्मीर का कॉज भी कामयाब होगा, बावजूद इसके कि दुनिया ने इस बारे में सर्दमहरी की है, क्योंकि असल चीज़ कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी है। लेकिन यकीनन इस वक्त हमारी थोड़ी तवक्को है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन खुद अपने माजी के रिकॉर्ड के मुताबिक, जिसमें उन्होंने इंडिया की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की मजम्मत की थी, अब उनका वक्त आ गया, बरसर इक़्तिदार हैं कि हिंदुस्तान से वाज़े तौर पे इस सिलसिले में बात करें। सुना है कि जो कल वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने बात की है अपने मोदी साहब के साथ, उसमें उन्होंने कुछ ह्यूमन राइट्स इशू उठाए हैं, क्योंकि कमला हैरिस तो ख़ास तौर पे मोदी ये जो बीजेपी पार्टी है उस पर माजी में बहुत एतराज़ करती रही है कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं। तो कुछ आसार अच्छे हैं, लेकिन बहरहाल देखते हैं वक्त के साथ के किस हद तक। लेकिन सर वो तो सर सदर बाइडन ने भी आपने देखा है कि उन्होंने कश्मीर के हवाले से पहले बयानात दिए हैं बिफोर अज्यूमिंग पावर एज द प्रेसिडेंट, तो उन्होंने ये चीज़ पहले भी कही है। लेकिन ये कि दोनों जो पाकिस्तानी लीडरशिप है, स्पेशली द पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, उनका राब्ता ऐसा अभी तक नहीं हुआ है जो बाइडन से, प्रेसिडेंट बाइडन से। और एक इंटरव्यू में ये वजीर आजम इमरान खान ने बाकायदा इंटरव्यूअर को ये बात कही और खासे एक डिसप्लेजर के साथ उन्होंने की कि उन्होंने बात क्यों नहीं की। तो ये बताइएगा सर, ये फिर ये राब्ता जरूरी है इस पूरी चीज को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए हकीकत तो यही है कि इस वक्त पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में एक सर्द महरी चल रही है, और इमरान खान के मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म होने के बाद से ये सिलसिला नहीं, ट्रंप के साथ तो उनके ताल्लुकात कुछ बेहतर हुए थे, लेकिन कम से कम बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अभी तक रास्ता नहीं खुला है। और अमेरिका ने मुख्तलिफ ऐसी बातें की हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के सिलसिले में ये बात करे वो बात करे, हम उसको जायज़ा लेंगे फिर अपनी पॉलिसी बनाएंगे। तो ये अमेरिका की बहुत ही एक हम की समझे कि तारीखी गलती है कि पाकिस्तान को नज़रअंदाज किया जाए, क्योंकि अगर अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी मुल्क
तालिबान के साथ कोई इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकता है या कोई रोल अदा कर सकता है वो पाकिस्तान है। और अगर अमेरिका पाकिस्तान को इस सिलसिले में नजरअंदाज करेगा तो खुद उसके अपने मफाद में नहीं होगा। और हमारे वजीर आज़म ने बिल्कुल सही एटीट्यूड किया। अगर उनको मसरूफ है नहीं बात करते तो क्या फर्क पड़ता है, कोई आसमान तो नहीं गिर जाएगा। जब उनको वक्त मिलेगा वो जरूर बात करें। हम यकीनन अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू बैग अमेरिका टू कम टूवर्ड आवर साइड या हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात करें। उनकी मर्जी है, बात करें या ना बात करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। फेयर इनफ। नाजरीन, इस नोट पे वाइंड अप करेंगे इस सेगमेंट को। एम्बेसडर शाहिद अमीन हमारे साथ थे, डॉक्टर जफर नवाज जसपाल ने हमारा साथ दिया था। थैंक यू टू बोथ द जेंटलमैन। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और फिर वापस आएंगे अपने दूसरे सेगमेंट के साथ। स्टे विद अस। Kashmiris feel deceived. The Indian media is showing that nothing wrong is going on in Kashmir. Everything is normal. People are happy by scrapping of Article 35A. On which 10,000 Kashmiris, which it reported on, where did this incident happen? Indian authorities' restrictions on public assembly and frequent temporary communication blackouts continue in Jammu and Kashmir, while hundreds of people remain in detention for exercising the right to the freedom of expression and journalists face ever-growing pressures. कल और आज वही मोतबर अंदाज, मगर जदीद तकाजों के साथ नए चैलेंजेस। अमन हो या नामसाइद हालात, हम रखेंगे आपको बाखबर लम्हा ब लम्हा कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ। शामिल होंगी बुलेटिन्स में इकोनॉमिक अपडेट्स और खेल के सनसनीखेज मुकाबलों की रिपोर्ट्स, काबीना के अहम फैसले, पार्लियामेंट की कार्रवाई और आपके हलकों के अवामी नुमाइंदों से जुड़ी सरगर्मियों का अहवाल। आप रहेंगे आगाह तालीम और सेहत से मुतालिक जदीद रिसर्च और खबरों से। हम करेंगे जराइम के पीछे छुपे चेहरों को भी बेनिकाब। पीटीवी का मिशन सच जिम्मेदारी के साथ। आयतुल्लाह खुमैनी 24 सितंबर सन 1902 को पैदा हुए। वो इस्लामी जमहूरिया ईरान के बानी और सन 1979 के ईरानी इनकलाब के रहनुमा थे।
इनकलाब के बाद आयतुल्लाह खुमैनी ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बने। ईरान के आइन के तहत सुप्रीम लीडर आला तरीन सियासी और मजहबी अथॉरिटी है। अपने इंतकाल तक वो इस ओहदे पर फाइज रहे। 24 सितंबर सन 2015 को हज के दौरान भगदड़ मचने से 700 से जायद हुज्जाज कराम शहीद जबकि 800 के करीब जख्मी हुए। ये भगदड़ मिना के मुकाम पर मची जो मक्का से 5 किलोमीटर दूर वाक़ है। रिपब्लिक ऑफ गिनी बिसाओ ने 24 सितंबर सन 1973 को पुर्तगाल से यकतरफा तौर पर आज़ादी का ऐलान किया। किसी ज़माने में गिनी बिसाओ अफ्रीकी तरक्की के मॉडल के तौर पर जाना जाता था, मगर अब ये मुल्क दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से एक है। वोट डालने के रवायती तरीकाकार में वोटर पेपर बैलेट के जरिए अपना वोट कास्ट करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जदीद तरीकाकार में मशीन का बटन दबाकर वोट डाला जाता है। इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल दुरुस्त और बरवक्त नताइज का हसूल मुमकिन बनाएगा, जिससे शफाफियत फरोग पाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंतखाबात में धांधली का शोर खत्म होगा और मुल्क में जमहूरी रवायात मजीद मजबूत होंगी। वेलकम बैक नाजरीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और पूरे इलेक्टोरल इस्लाहात के ऊपर अब ये एक नया मोड़ है, चूंकि हुकूमत ने अब ये प्रपोज किया है कि अगर ईसीपी को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, बनाई हुई जो ईवीएम्स हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बनाई हैं, अगर वो उनको काबिल कबूल नहीं है, या जैसे जो 37 एतराज़ात जो लिख कर भेजे थे इलेक्शन कमीशन ने, अगर वो अपनी जगह वैलिड हैं कि सॉफ्टवेयर हैक हो सकता है या एल्फी के इस्तेमाल से, किसी चिपकने वाली चीज़ के इस्तेमाल से मशीन मैल फंक्शन कर सकती है वगैरह वगैरह, तो उन्होंने ये प्रपोज किया है कि वो अपना कोई ईवीएम, अपनी कोई मशीन बनाकर इसके लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पर्पस ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का इस्तेमाल किया जाए 2023 के इंतखाबात में, और इसके लिए किसी मशीन की कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी मशीन ये जो सेट पर्पस है वो पूरा कर सकती है। तो अब इसके ऊपर क्या बात आड़े आएगी या आ रही है, एक तो इसके ऊपर बात करेंगे, और क्या प्राइमरीली अगर दोनों गवर्नमेंट ऑपोजिशन ये चाहते हैं कि साफ शफाफ इंतखाबात हों, इंतखाबात के बाद एक नया पेंडोरास बॉक्स ना खुल जाए, जो कि 1977 के बाद हमने मुसलसल देखा है कि हर इंतखाबात के बाद हम एक नए पेंडोरा बॉक्स खोलकर बैठ जाते हैं। अगर वो चीज़ की रेपिटेशन दोनों फरीकैन नहीं चाहते हैं तो फिर क्या बात है। आई एम जॉइंड बाय सेनेटर फौजिया अरशद, इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रही हैं पीटीआई से, और नाज बलोच साहिबा पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं, मेंबर कौमी असेंबली। थैंक यू टू बोथ द लेडीज़। लेकिन मैं गुजारिश आप दोनों की परमिशन से, विद योर कॉन्सेंट, एक रिपोर्ट नाजरीन ये मुलाहिजा कीजिएगा, बल्कि ये कुछ स्लाइड्स हैं जो हमने बनाई हैं, और ये बेसिकली पर्पस बताती हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वगैरह के कब से ये चीज़ें ज़ेरे इस्तेमाल हैं और दुनिया के किन किन ममालिक में कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें अंडर प्रैक्टिस रह चुकी हैं। इन मशीन्स के इस्तेमाल से अगर कोई शफाफियत आई है तो वो क्या है, तो आईड रिक्वेस्ट कि वो जो स्लाइड्स हैं हम उनकी तरफ अगर जाएँ, तो जो अब नाजरीन मुलाहिजा करें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नाजरीन सबसे पहले 1964 में इनका इस्तेमाल हुआ, और सदारती इंतखाबात के लिए अमेरिका में ये इस्तेमाल हुई। फिर ये कि भारत, ब्राज़ील, हॉलैंड, वेनेजुएला, मुत्तहदा रियासतों में भी बढ़ चढ़ कर इनका इस्तेमाल हो रहा है। कनाडा में भी इसका इस्तेमाल हुकूमत और म्यूनसिपल दोनों के लेवल्स पर हुआ है, और जो पूरी जो मशीन है उसका ये पर्पस है कि जो सिस्टम है वो पूरा वेरीफाई करता है, और जो कागज़ वगैरह का जो वोटर्स का की तस्दीक का जो पूरा मरहला है वो भी इन मशीन्स के ज़िम्मे होता है। जैसे कि ये कि अमूमन जिन लोगों के शनाख्ती कार्ड ये बताए जाते हैं कि ऑब्सोलीट शनाख्ती कार्ड पे या
मुर्दा लोगों के अफराद के शिनाख्ती कार्ड पर भी वोटों का इंदराज इस मुल्क में कोई नई बात नहीं है। ठप्पा लगाना, ये चीज़ें भी इस मुल्क में कोई नई चीज़ नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें इस पूरे पर्पस से जो है वो हल हो जाती हैं। बांग्लादेश में भी नाजरीन 2019 में जो है वो इसका जो इंतखाबात है उनमें इन मशीन्स का इस्तेमाल हुआ और इनको एक बाकायदा तौर पर मुतारिफ कराया गया। दूसरी तरफ ये कि आयरलैंड, इटली, जर्मनी, न्यूजीलैंड वगैरह में भी ये जो मशीन्स हैं ये भी इस्तेमाल हो रही हैं और इस सिस्टम के तहत काफ़ी कम वक्त लगता है, काफ़ी कम वक्त दरकार होता है और वोट का इंदराज जो है वो हो जाता है। और इसमें जो ऑडिटिंग वगैरह है उसमें भी आसानी होती है, जो कि बाद के मराहिल हैं या फिर जो दीगर जो कंप्लेंट्स आती हैं आफ्टर द इलेक्टोरल प्रोसेस, वो भी ये मशीनें, ये काम भी उनका बआसानी हो जाता है। और इलेक्शन कमीशन के आते हुए जो कंप्लेंट्स हैं उनकी, वो भी इसी पर्पस से हल हो जाती हैं। आई स्विच टू द लेडीज़ नाउ। मैं अपनी गेस्ट की तरफ जाऊंगी। सबसे पहले सेनेटर फौजिया अरशद, आपकी तरफ आना चाहती हूँ। बताइएगा, ये एक हुकूमत ने प्रपोजिशन तो दी है, लेकिन क्या लगता है आपको कि क्या आप लोग, जनरली स्पीकिंग आपसे ये सवाल है कि हुकूमत क्या मनाने में कामयाब हो जाएंगे आप लोग अपोजिशन को इस बात के लिए कि अब इसके तहत 2023 के इंतखाबात हों? थैंक यू वेरी मच। आपने जैसे अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में बताया कि कब से कब ये इलेक्ट्रॉनिक तरीक़ाकार इंतखाबात के लिए हुआ है, इलेक्शंस के लिए, और कितने कामयाब रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या मैं कह सकती हूँ अपने अपोजिशन भाइयों को, बहनों को, कि पढ़े लिखे हैं, MNAs हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, व्हेन दे नो कि ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स जो हैं उनके रिजल्ट्स आर वेरी सक्सेसफुल, सो व्हाई आर दे फेयरिंग इट, नंबर वन। नंबर टू, सबसे बड़ी जो बात ये है कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये विज़न है कि हमें शफाफ इंतखाबात के लिए टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा, जो पिछले आपने इन ममालिक के नाम लिए हैं और उन्होंने इन इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के साथ वोट किए और उसमें जो रिज़ल्ट्स हुए वो कितने पायदार और बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए टू अ मेजर मैक्सिमम परसेंटेज। यही वजह है कि अब आप देखिए कि हमारे मुल्क में, हमारी हुकूमत में तकरीबन कोई 12 सूबाओं, कौमी जो हैं हलकों में, जिसमें हमारे GB भी आता है, AJK भी होते हैं, और कंटोनमेंट बोर्ड अभी जो रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं उनके नताइज में क्या है, कोई सेटिस्फाइड है इन समेत, अपोजिशन के समेत सब लोग जो हैं वो शिकायत कर रहे हैं। हम जब हुकूमत में नहीं भी थे, हमने जब भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इलेक्शंस जो हैं ये एक हमारी जमहूरियत का जो एक बुनियाद है वो फेयर एंड इलेक्शंस हों, बिल्कुल साफ शफाफ, जिनमें कोई मतनाज़ा कोई बात ना हो, किसी में कोई जो पुराने तर्ज थे जिसमें वो जाली पर्ची का दौर चलता था, जैसे आपने अभी अपने इंटरव्यू में मेंशन ही किया कि वो जो तमाम काले धंधे, काले तरीक़ाकार जो थे उनकी रोकथाम है। जब आपको पता है कि हमारा मुल्क जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है और हमें अपने आप को मनवाना है पूरे आलमी सतह पे, ग्लोबली वी हैव टू प्रूव दैट वी आर क्लीन नेशन, हम कोई यहाँ पे कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या वजह है कि हमारी अपोजिशन पढ़ी लिखी होकर, समझदार होकर, जो तरीक़ाकार है, जो सही है, उसको अपनाने से वाय दे सो शाय ऑफ इट। ठीक, राइट। और सबसे ज़्यादा तो तरीका है वो ये है। जी, मैं फौजिया साहिबा लौटती हूँ आपकी तरफ। ज़रा मैं इस पर नाज का मैं इनपुट ले लूँ कि वो अब इस पर क्या सोचते हैं, क्योंकि आपने पर्टिनेंट उनको मेंशन किया है। नाज साहिबा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एतराज़ात ज़्यादातर उनका महवर EVM के ऊपर था कि ये हैक हो सकती है, इसका सॉफ्टवेयर हैक हो सकता है, हार्डवेयर हैक हो सकता है, किसी चिपकने वाली चीज़ से ये मेल फंक्शन कर सकती है। तो अगर कोई नई EVM बना ली जाए जो कि ECP खुद बनाए और फिर आपको भी उसमें ऑन बोर्ड लिया जाए, क्या वो काबिल कबूल होगी आपके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं हैरान हूँ कि आप एक नेशनल TV पे माशाल्लाह प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन आपने जो इंट्रोडक्शन अपना दिया, जो आपने रिपोर्ट चलाई है, उसको ज़रा करेक्ट करके आपको चलाना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड, इटली, जर्मनी have banned EVM. They are not using the EVM technology. Reason is, देखिए आपने एक खबर बता दी, आपने तो कहा दुनिया भर में चल रहा है, जबकि जर्मनी में, इटली में, इंग्लैंड में, हॉलैंड में, नेदरलैंड्स है, ये तमाम ममालिक, USA में EVM बैन है।
तो आप पहले अपनी इस्लाह कीजिएगा, जो रिपोर्ट आपने चलाई है उसको दुरुस्त कीजिए, क्योंकि इन but they're ना साहब they're using electronic voting nonetheless ना, चले वो biometrics के थ्रू कर रहे होंगे, मैं इसीलिए आपसे मैं ये कह रही हूँ कि EVM नहीं, but the purpose is electronic voting. जी no, but let me correct you. You said they are using EVM technologies. They are not using EVM technologies. Number one, so I just wanted to make this correction because आपकी viewership है, लोग देख रहे हैं प्रोग्राम. अच्छा, अब EVM टेक्नोलॉजी जो है उसकी बैन होने की वजह क्या है हमारे में? उसकी बैन होने की वजह ये है कि EVM टेक्नोलॉजी में रिजल्ट टेम्पर होने का बहुत बड़ा खदशा है और होते हैं रिजल्ट टेम्पर। यहाँ पे फिलीपींस की एग्जांपल दी जाती है कि जी फिलीपींस को 10 साल लगे अपनी टेक्नोलॉजी डिसाइड करने में कि EVM की कौन सी टेक्नोलॉजी वो यूज करेंगे, एंड फाइनली जब उन्होंने किया तो उसमें 50% लोग जो है उन्होंने एतराज किया इस टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे कि इससे रिजल्ट जो है वो टेम्पर हुए। तो मैं इस चीज को समझने से कासिर हूँ। देखिए, मैं खुद एज एन इंडिविजुअल, एज अ लिटरेट पर्सन, एक पढ़े लिखे शहरी की हैसियत से मैं खुद चाहती हूँ कि इलेक्शन साफ शफाफ हो और इलेक्शन पे किसी को एतराज ना हो। कहीं ये ना हो कि 2023 के इलेक्शन के बाद दोबारा से जो है ना सिलेक्टेड की आवाजें गूंजना शुरू हो जाए। मैं खुद नहीं चाहती, क्योंकि मैं खुद इलेक्शन का हिस्सा रही हूँ। मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए कराची से। मैंने 2013 में इलेक्शन के अंदर मैंने देखा था कि किस तरह से जिस पॉलिटिकल पार्टी का जहां दौर चलता है वहां पे ठप्पे लगाए जाते हैं। एग्जैक्टली, तो इन ठप्पों से हमें निजात चाहिए। मैं पीछे मुकम्मल कर रही हूँ क्योंकि मैं अपना इलेक्शन का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जिस पॉलिटिकल पार्टी का जहां जोर चलता है वो वहाँ पे अपने पावर को इस्तेमाल करता है। आप देखें ना, डस्का इलेक्शन में क्या हुआ, धुंध में गायब हो गए इलेक्शन कमिश्नर के जो लोग थे, अमला था, प्रिजाइडिंग अफसरान गायब हो गए। लेकिन अगर आप एक तरफ कहते हैं कि हम साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं तो डस्का की रिपोर्ट तो भी आने वाली है, 2-3 दिनों के अंदर आ जाएगी डस्का की रिपोर्ट। बाकायदा तौर पे जो है वो खुद एडमिट किया है लोगों ने, इनके लोग खुद कहते फिरे कि जी हाँ हमने किया था, ये इस तरह लोगों को रोक के रखा हुआ था कि कहीं वोटिंग कम हो जाएगी तो हम ठप्पे लगा देंगे। तो बात यह है, फिर उसके बाद आप ये भी देखें कि सेनेट के इलेक्शन हुए तो वहाँ पे कैमराज इंस्टॉल किए गए। जहाँ सीक्रेट बैलेटिंग थी तो वहाँ पे कैमरा इंस्टॉल किसने क्यों किया? तो हुकूमत एक तरफ कह रही है कि हम साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, दूसरी तरफ अगर आप डस्का में धांधली करते हैं तो फिर सवाल पैदा होता है कि आप EVM लाएं या आप कोई भी टेक्नोलॉजी लेकर आए। लेकिन जब आप एज अ पॉलिटिकल पार्टी इसके खिलाफ मुकम्मल तौर पे होली सोली कमिटेड नहीं होते, आप दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी लेकर आ जाएं, उसके अंदर आप हैक कर सकते हैं सिस्टम को। अगर कोई टेक्नोलॉजी आपकी EVM मशीन जो है वो आपके पास नंबर 1। अच्छा ना साहिबा, अलाउ मी एट दिस पॉइंट, ये थोड़ा मैं एक शॉर्ट चलाती हूँ। ये नाजरीन, ये शिबली फराज साहब ने कहा है कि ECP अपनी पसंद की, टू देयर ओन लाइकिंग एंड टू देयर ओन चॉइस, वो अपनी EVM या जो भी टेक्नोलॉजी है, ना साहिबा को गालिबन EVM के पूरे इस फ्रेज से या इस टर्मिनोलॉजी से एतराज हुआ। आई वॉन्टेड टू रेफर टू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कि वहां ये इस्तेमाल हो रही है। तो ये मुलायजा कीजिए कि शिबली साहब ने क्या कहा है। इलेक्शंस को शफाफ बनाने के लिए, इलेक्शंस को गैर मुतनाज़ा बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें वो रिक्वायरमेंट्स दी कि जो कि वो समझते थे और राइटली सो, जिससे कि इलेक्शंस का इनेकाद हर पहलू से देखा जाए। उसमें सारी जो तफसीलात थी जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में होनी चाहिए, वो इलेक्शन कमीशन ने हमें उसकी रहनुमाई की कि ये होनी चाहिए। उनको लेके हमने उन सारी चीज़ों को समो दिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो जल्द अज जल्द स्पेसिफिकेशंस फाइनलाइज करे और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाए, और जो भी मशीन वो चूज करते हैं वो उसको चूज करें, जो कि हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी उस रिक्वायरमेंट से पूरा उतरेगा उसको वो मिल जाए ताकि काम शुरू हो। जी, एनी मशीन ऑफ देयर चॉइस। फौजिया साहिबा, मैं आपकी तरफ पहले आऊंगी, फिर मैं नाज साहिबा की तरफ दोबारा जाऊंगी, चूंकि अक्सर और बेशतर जो नाज साहिबा ने भी शिकायत की हैं, एंड राइटली सो, वो आती हैं ठप्पे लगाने से, जिसका बैलेट बॉक्सेस गायब करने से, फॉर्म 45 पर साइन ना होने से। तो अगर ये पेपर वर्क हम लोग एलिमिनेट करते हैं तो क्या उससे बेहतर शफाफियत नहीं आ सकती?
लेकिन फौजिया साहिबा, ये सेनेट का मामला भी खासा पेचीदा है। आपको पता है सेनेट के इंतखाबात में वो जो कैमरा स्पॉट किए थे ऑपोजिशन के मेंबरान ने, उसके ऊपर क्या बना? उसके ऊपर एक कमेटी भी थी, और क्या उसके ऊपर कोई मजीद मामला आगे बढ़ा है? क्योंकि उस बारे में भी ऑपोजिशन को सख्त तशवीश है। मैं बिल्कुल वहाँ पे शाहिद गवाह हूँ। जिस अंदाज से वो कैमरे बताए गए, तस्दीक किए गए कि आप सीधे चल के आ रहे हैं एंड यू गोइंग स्ट्रेट टू द प्लेस वेयर द कैमरा व्हाटएवर इट वाज देयर, हाउ डू यू नो? तो ये तो प्लांटेड था जी सारा। बिल्कुल भी ये मैं इस बात को रद्द करती हूँ कि वहाँ पे ये कोई चीज़ हुकूमत की तरफ से हुआ। ये फौजिया साहिबा प्लांटेड बाय होम। हमारे सेनेटर थे, उन्होंने आके धड़ाधड़ कुर्सी उठाई और खड़े हो गए और वहाँ से निकाला। अगर उनको पता ना होता, ढूंढने में तो टाइम लगता ना जी, वो तो नहीं हुआ। तो मोना ये सारी बातें जो हैं ये कहने की बहुत हैं। जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसका मुझे नहीं पता। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हर चीज़ जब बनती है तो उसमें आपको डेफिनेटली प्रॉज एंड कॉन्स दोनों को देखना होता है, और उसमें आप चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर हो, और जो चीज़ फुल प्रूफ होगी हमें उसे अपनाना होगा। वी आर ओपन टू ऑल द सजेशंस। गवर्नमेंट वांट्स कि भाई गवर्नमेंट क्या, इमरान खान साहब का विज़न है कि हमारा जो पाकिस्तान है उसमें इस तरह की जो हर जगह ऑब्जर्वर्स आते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज से, और वो कितना बुरा इंप्रेशन लेके जाते हैं, वो कितनी नेगेटिव हमारी रिपोर्टिंग होती है कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, उस सब को हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो कुछ भी जहाँ भी जिस जगह जिन ममालिक में इधर ये इलेक्ट्रिक ये जो EVM शुरू हुई हैं, इस्तेमाल हुई हैं, रद्द हुई हैं, फिर वो दोबारा आई हैं, देखें ट्रायल एंड एरर है। 10 साल में एक मुल्क जो है वो परफेक्शन की तरफ जाता है। हमारा मुल्क भी जाने को तैयार है। कोशिश तो करें ना, कहीं से बिस्मिल्लाह तो शुरू हो। अभी बिस्मिल्लाह हुई नहीं है, आपके एतराज़ात ऐसे आ गए हैं कि जैसे कि आपके गले पे या कहीं मतलब बहुत ही ज़्यादा आपके साथ बुरा होने वाला है। क्यों बुरा होगा? कभी आपने नेगेटिविटी को छोड़ा, कभी आप पॉजिटिव हुए, कभी रोशन ख्यालात आपने अपने जहन में रखे। आप मुल्क की तरक्की के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ते? जब आपको बुलाया जाता है आप लोग आते नहीं हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म बहुत होता है। बातें तो मैं भी बहुत लंबी चौड़ी कर सकती हूँ, आप भी कर सकती हैं, हर कोई कर सकता है, मगर ऐसी जगह बात करें जहाँ पे आपके मुल्क की बेहतरी हो। आप अपनी इंडिविजुअलिटी को निकालें। यहाँ पे जो है राइट सेनेटर साहिबा, अलाउ मी, मेरे पास चूंकि वक्त, मैं ना साहिबा को अब मैं थोड़ा टाइम दूं ताकि उनका भी इस पे अब कमेंट आ जाए, फिर मैं रैप अप करूं सेगमेंट। ना साहिबा, ठप्पे लगना, फॉर्म 45 के ऊपर साइन ना होना या गायब हो जाना, बैलेट बॉक्सेस पूरे उठाकर गायब कर देना, तो ये तमाम चीजें तो वो हैं कि अगर हम एलिमिनेट कर सकते हैं इनको, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ चले जाएं। ये तो पाकिस्तान के आइन में, कानून में कहीं पर नहीं लिखा ना कि इलेक्शन में फॉर्म 45 गायब कर दिए जाए, पोलिंग एजेंट्स को गायब कर दिया जाए और ठप्पे लगाए जाए। ये तो वो अमल है जो कानून के खिलाफ होता है। और दूसरी बात मैं इम्पोर्टेंट कह दूँ, फौजिया अरशद साहिबा इज वन ऑफ वेरी सीजन्ड और बहुत ही मेरी साथ कुलीग रही है, इकट्ठे काम किया है, शी इज अ वेरी वंडरफुल पर्सन। लेकिन मुझे इस बात पे ज़रा सा ताज्जुब हुआ कि सेनेट के इलेक्शन की जो मैंने बात कही है, तो अगर आप समझते हैं कि ये शरारत थी अपोजिशन की जानिब से, तो आप तो हुकूमत हैं, आप कम से कम वो आप पूरी फुटेजेस निकाल लें, सेनेट की सारी फुटेजेस आप निकाल लें कि भाई यहाँ पे कौन आया था, किसने कैमरा फिक्स किया था। ये तो अपोजिशन के हाथ में नहीं होता कंट्रोल, और पूरी अथॉरिटी तो हुकूमत के पास होती है। आप निकाल लेते CCTV फुटेजेस के भाई कौन अपोजिशन का बंदा है जिसने कैमरे आके नष्ट करके चला गया और उसको पहले ही पता था कि कहाँ कैमरे लगे। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस। आई थिंक ये चीजें होती रही हैं। हमने इलेक्शन में जहाँ गलतियाँ हुई है, जिसकी तरफ से हुई है, उसको हमने रेक्टिफाई करना होगा। We have to move towards a progressive पाकिस्तान जहाँ पे साफ शफाफ इलेक्शन हो। अगर EVM टेक्नोलॉजी या कोई टेक्नोलॉजी हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो मिलकर करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज द की। और नाजरीन यही बात है, हमने चले, आई एम हैप्पी कि हमने इस बात के ऊपर एटलीस्ट एक कंसेंसस डेवलप किया है कि हम इससे आगे बढ़ें, हमने मिलकर आगे बढ़ना है। और ये यकीनन हुकूमत और अपोजिशन के मिल बैठने की बात है। और आई जस्ट होप कि ये होस्टेज ना हो जाए एक खराब माहौल के बायस, जो कि वर्किंग रिलेशनशिप्स में जिस तरह के खलल आ जाते हैं इन दोनों फरीकैन के दरमियान। थैंक यू टू बोथ द लेडीज, नाज बलोच साहिबा, सेनेटर फौजिया अरशद। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।